रात के 11 बजे हैं। बाहर उमस और भयंकर गर्मी है। रसोई में चूल्हे की तपिश और भी ज्यादा गर्मी पैदा कर रही है। काजल रसोई के तवे के पास फर्श पर बैठी है। उसके चारों ओर जली हुई रोटियां बिखरी हुई हैं। शारदा देवी हाथ में जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लिए गुस्से से कांप रही हैं। रवि और सोनू सोफे पर बैठे हंस रही हैं। धर्मपाल सिंह दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ देख रही हैं। अरे ओ कलमुही, आंखें फूट गई थी क्या तेरी? ये रोटी बनाई है या कोयला? यहाँ मुफ्त का खाना खाने के लिए बैठी है क्या? इस घर को धर्मशाला समझ रखा है? बड़ी मम्मी, माफ कर दीजिए, चूल्हा बहुत तेज जल रहा था। गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था। मुझे मत बहाने सुना। बहुत दर्द हो रहा है। इसकी बाप के मरने के बाद से हमारे घर का सुख चैन खत्म हो गया। खिला खिला कर इसकी खाल मोटी कर दी है, तभी जबान चलाने लगी है। मम्मी, ये ऐसे नहीं सुधरेगी। इसकी जबान बहुत चलने लगी है आजकल। कल कह रही थी कि इसे आगे पढ़ाई करनी है। पढ़ लिख कर महारानी बनेगी। अरे, इससे घर का झाड़ू पोंछा तो ठीक से होता नहीं। इसे शहर की मेम साहब बनने दो। 2 कोड़े पड़ेंगे तो सारी पढ़ाई भूल जाएगी। इतना सुनते ही शारदा देवी गुस्से में काजल के बाल पकड़ लेती हैं। वो उसे जोर से जमीन की तरफ धक्का देती हैं। काजल का सिर रसोई के काउंटर से टकराता है। उसकी चूड़ियां टूट जाती हैं। दर्द से चीखते हुए काजल बेहोश हो जाती है। रात 2 बजे काजल को होश आता है। उसके माथे से खून बह रहा है। धर्मपाल सिंह, रवि और सोनू ठंडी हवा वाले कमरे में आराम से सो रही हैं। काजल हाथ में पुराना तकिया लिए उनके बंद कमरे के बाहर खड़ी है। ताई जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं? अच्छा, हमारे कमरे में सोएगी? कहीं की महारानी। आधी रात को हमारी नींद खराब करके हमारी जगह सोने के सपने देख रही है। भाग यहाँ से। अरे ओ मनहूस, अब यहाँ खड़ी होकर क्या भूतनी की तरह मंडरा रही है? जा नीचे कोठरी में जाकर सो। और हाँ, बाहर की लाइट बंद कर देना। बिजली का बिल क्या तेरे मरे हुए बाप के खाते से आएगा? बड़ी मम्मी, उस कोठरी में एक भी खिड़की नहीं है। वहाँ बहुत मच्छर है। मेरा दम घुट जाएगा। मुझे यहीं फर्श पर सो जाने दीजिए। मम्मी, इसका रोना बंद करवाओ। हमारी नींद खराब हो रही है। ज्यादा नखरे दिखाए तो लात मारकर घर से बाहर फेंक दूंगा। फिर सड़क पर काटना अपनी रातें। शारदा देवी काजल को जोर से धक्का देती है। काजल अंधेरी कोठरी में गिर पड़ती है। बाहर से भारी लोहे की कुंडी चढ़ा दी जाती है। कोठरी में घुटन है। मच्छरों का झुंड उसके चेहरे पर मंडराने लगता है। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग जाता है। काश उस दिन दादा दादी मुझे इनके साथ न भेजते। मेरी जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। हे भगवान, मेरा क्या होगा? क्या मेरी सारी रातें ऐसी ही दर्दनाक रहेंगी? रोते रोते काजल की आंख लग जाती है। सुबह के 5 बजे हैं। पूरी रात मच्छरों और घुटन से जूझने के बाद काजल की आंख अभी ठीक से लगी भी नहीं थी कि अचानक बाहर से तेज चीख सुनाई देती है। अरे ओ महारानी, अभी तक सो रही है? जाकर हैंडपंप से पानी भर कर ला। मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है और यहाँ महारानी को आराम करने से फुर्सत नहीं है। चल जल्दी बाल्टियाँ भर कर ला। जी, सुबह के 6 बज रहे हैं। काजल हाथ में नीली प्लास्टिक की भारी बाल्टी लिए हैंडपंप से पानी भर रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे हैं। हाथों और पैरों पर मच्छरों के काटने के बड़े बड़े लाल निशान उभर आए हैं। पूरी रात जागने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई हैं। उसी समय पड़ोस की कमला चाची अपनी गैलरी में चाय पीते हुए उसे देखती हैं। अरे ओ शारदा, जरा बाहर तो आना। शारदा देवी गुस्से में बाहर निकलती हैं। क्या हुआ कमला? जरा अपनी इस भतीजी के हाथ पैर तो देख।
इतने बड़े बड़े निशान कैसे पड़ गए इसके पूरे शरीर पर? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मधुमक्खियों का पूरा छत्ता छोड़ दिया हो इस बेचारी पर। अरे कमला, क्या बताऊं तुम्हें, ये काजल ना पूरे घर की मिठाई अकेले ही साफ कर जाती है। अब तुम तो जानती हो, जिसका खून इतना मीठा होगा उसे मच्छर ज्यादा काटेंगे ही। सारा खून चूस गए इसके। देखो, हमारे रवि और सोनू को एक मच्छर भी नहीं काटता। मुझे भी अच्छे से पता है कि इस घर में किसका खून मीठा है और किसकी जुबान इतनी कड़वी है कि दूसरे की जिंदगी में जहर घोल रही है। हमें तो लगा था कि रात भर इसे कोठरी में बंद रखती हो, तभी मच्छर इतना काटते होंगे। खैर, मिठाई कम खिलाया करो। अपने घर का देखो कमला, हमारे घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चोरी का माल मोरी में ही जाता है। जितनी मिठाई चुराएगी उतने मच्छर तो काटेंगे ही। अच्छा, ठीक है, भगवान सब देख रहा है। इतना कहकर कमला चाची अंदर चली जाती हैं। घर के अंदर कमला चाची के जाते ही शारदा देवी काजल का कान पकड़ लेती हैं। बड़ी मम्मी, ओ कलमुई, बाहर खड़े होकर तमाशा दिखा रही थी? चल अंदर और जाकर सीधे चूल्हा फूक। दोपहर के 2 बज रहे हैं। सूरज की सीधी और तीखी धूप आंगन में पड़ रही है। जमीन का फर्श तवे की तरह तप रहा है। गर्म हवा के थपेड़े पूरे आंगन को भट्टी बना रहे हैं। इसी बीच शारदा देवी हाथ में झाड़ू लिए बाहर आती हैं। अरे ओ कामचोर, सीधे इस तपते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठ और पूरे आंगन का पोछा लगा। बड़ी मम्मी, पैरों में छाले पड़ गए हैं, थोड़ी देर छांव में बैठ जाने दीजिए। ज्यादा जबान मत चला, चुपचाप काम कर, नहीं तो रात को दाने दाने के लिए तरसा दूंगी। डर के मारे काजल कुछ नहीं बोलती। वो तपते फर्श पर घुटनों के बल बैठकर पोछा लगाने लगती है। धूप की तपिश उसके चेहरे को झुलसा रही है। पसीना लगातार उसके शरीर से बह रहा है, लेकिन फिर भी वो बिना रुके काम करती रहती है। शाम के 7 बज चुके हैं। पूरा दिन काम करने के बाद काजल मुश्किल से खड़ी हो पा रही है। तभी रवि और सोनू उसके पास आते हैं। दोनों उसके हाथ पकड़ लेते हैं। क्या हुआ भैया, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन दोनों उसे घसीटते हुए घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम की तरफ ले जाते हैं। बहुत रो रही थी ना दोपहर में? आज तेरी आवाज इस कोठरी से बाहर नहीं जानी चाहिए। भैया छोड़ दो, मैंने क्या किया है? चुप, ज्यादा ड्रामा मत कर। आज रात का खाना भी बंद है तेरा। नहीं भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों भाई उसे अंदर धक्का दे देते हैं। काजल अंधेरी कोठरी में गिर जाती है। बाहर से भारी लोहे की कुंडी चढ़ा दी जाती है। फिर ताला लगा दिया जाता है। भैया, दरवाजा खोल दो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज अंधेरे कमरे में गूंजती रहती है। रात के 1:30 बज रहे हैं। आसमान में बिजली चमक रही है, लेकिन हवा बिल्कुल बंद है। गर्मी और उमस असहनीय हो चुकी है। तभी अचानक स्टोर रूम का ताला खुलता है। रवि और सोनू अंदर आते हैं। दोनों काजल के बाल पकड़कर उसे बाहर खींच लेते हैं। छोड़ दो भैया। नीचे तेरे रोने की आवाज से पापा की नींद खराब हो रही थी, इसलिए आज पूरी रात तू छत पर रहेगी। भैया, ऊपर बहुत मच्छर हैं, हवा भी नहीं चल रही, मेरा दम घुट जाएगा। मुझे नीचे सीढ़ियों में सो जाने दो। चुपचाप यहीं पड़ी रह। सुबह 5 बजे नीचे आकर पानी भरना है। दोनों नीचे उतर जाते हैं। छत का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। अब पूरी छत पर सिर्फ काजल अकेली है। चारों तरफ अंधेरा, गर्मी और मच्छरों का झुंड। काजल घुटनों में सिर छिपाकर सुबकने लगती है। अगले दिन दोपहर के 3 बज रहे हैं। बाहर जून महीने की चिलचिलाती धूप पड़ रही है। गर्म हवा के थपेड़े पूरे घर को भट्टी बना रहे हैं। रसोई के एक कोने में स्टील की थाली रखी है। उस थाली में सूखी, सख्त और फफूंद लगी बासी रोटियां रखी हुई हैं। काजल पसीने से पूरी तरह भीगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है
कि शारदा देवी ने उसे जबरदस्ती ऊन का भारी सर्दियों वाला स्वेटर पहनाया हुआ है। जून की भयंकर गर्मी में वह स्वेटर उसके लिए किसी सजा से कम नहीं है। बड़ी मम्मी, भगवान के लिए मुझ पर थोड़ा तरस खाइए। जून का महीना चल रहा है। इस भारी स्वेटर में मेरा दम घुट रहा है। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। मुझे दूसरे कपड़े दे दीजिए। अरे ओ महारानी, नए कपड़े क्या तेरे लिए आसमान से टपकेंगे? गर्मियों के कपड़े फट गए तो क्या इन सर्दियों के कपड़ों का अचार डालूं? चुपचाप पहन से। ज्यादा नखरे किए तो धूप में खड़ा कर दूंगी। ले, चुपचाप ये रोटियां खा और उसके बाद बर्तन मांजने बैठ जाना। बड़ी मम्मी, ये रोटियां 3 दिन पुरानी हैं। इनमें से बदबू आ रही है। मुझसे नहीं खाई जाएंगी। खानी तो यही पड़ेंगी। नहीं खाई तो आज का क्या, अगले 2 दिन का भी खाना बंद कर दूंगा। हमारी मम्मी के दिए खाने में भी कमी निकालती है। देखो जरा इसकी हिम्मत। तभी कमरे से धर्मपाल सिंह बाहर आते हैं। इसका रोना धोना बंद करवाओ। जरा सा क्या कह दिया, जैसे इस पर पहाड़ टूट पड़ा हो। इसे फिर से कोठरी में बंद कर दो, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगले ही पल रवि और सोनू काजल को पकड़ लेते हैं। दोनों उसे घसीटते हुए फिर उसी अंधेरी कोठरी में ले जाते हैं। ऊपर से भारी ऊनी स्वेटर और उस पर बंद कोठरी की घुटन। काजल का चेहरा लाल पड़ चुका है। वह बेहोशी की हालत में फर्श पर गिर जाती है। तभी शारदा देवी के मोबाइल की घंटी बजती है। स्क्रीन पर गांव से सावित्री देवी का नाम चमक रहा है। शारदा देवी तुरंत कोठरी में जाती है। वह काजल को बालू से पकड़कर बाहर खींच लाती है। बड़ी मम्मी, छोड़ दीजिए। शारदा देवी उसके बाल कसकर पकड़ लेती है। हेलो, अरे माँ जी, पाँव लागू, बीले में चुकाता है। मत ना पीछे तो भलट लग लेता है। तुम्हार पर ना था देखा। शारदा देवी, सब ठीक है यहाँ। काजल, अरे वो तो मेरे पास ही बैठी है। बहुत लाड प्यार से रखती हूँ उसे। बहू, जरा हमारी काजल से बात तो कराओ। बहुत दिन हो गए उसकी आवाज सुने। ठीक तो है ना मेरी बच्ची? सुन, अगर एक शब्द भी उल्टा सीधा बोला ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी मम्मी मुझे बहुत प्यार से रखती हैं। रोज मेरी पसंद का खाना खिलाती हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। काजल की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो अपनी सच्चाई छुपा लेती है। काजल बेटा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शहर के बड़े उद्योगपति मोहन लाल अग्रवाल जी के बेटे अर्जुन का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। बहुत बड़ा खानदान है। वो लोग लड़की देखना चाहते हैं, इसलिए हम कल सुबह तक शहर पहुंच रहे हैं। वहीं बैठकर आगे की बात करेंगे। ये सुनते ही काजल के हाथ से फोन छूट जाता है। फोन सीधे सोफे पर गिरता है। डर और घबराहट से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अगर माँ बाबूजी यहाँ आ गए और उन्होंने काजल की ये हालत देख ली तो गांव वाली सारी जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो सब कुछ काजल के नाम कर देंगे। तुम दोनों चुप रहो। अभी हमारे पास 2 दिन है। इस शादी के बहाने हम पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएंगे। धर्मपाल जी, जल्दी इसका हुलिया बदलने का इंतजाम करो, नहीं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। रवि, ये पैसे पकड़। अभी इसी वक्त बाजार ले जा इसे। 2 जोड़ी सबसे सस्ते सूट खरीद देना और एक प्लास्टिक की चप्पल भी। और सुन, मेडिकल स्टोर से ऐसी क्रीम भी लेना जिससे इसके शरीर के निशान और मच्छरों के दाग गायब हो जाएं। ठीक है पापा, इसका ऐसा हुलिया बदलूंगा कि लड़के वाले देखते रह जाएंगे। दोपहर का समय है। बाजार में भारी भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ दुकानदारों की आवाजें, गाड़ियों का शोर और लोगों की चहल पहल सुनाई दे रही है। तेज धूप के कारण सड़कें तप रही हैं। रवि काजल का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए एक कपड़ों के ठेले के सामने ले आता है। काजल शर्म और डर के कारण
अपनी फटी हुई आस्तीन से चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही है। ओ भाई, इस लड़की के लिए 2 सबसे सस्ते वाले सूट निकाल। जो सबसे कम दाम के हों वही देना। जी साहब। दुकानदार कुछ सूट निकालकर रवि के सामने रख देता है। भैया, पैरों में बहुत छाले पड़ गए हैं, एक चप्पल भी दिला दीजिए, रास्ता बहुत गर्म है। चुपचाप खड़ी रह। भिखारियों की तरह मांगना बंद कर। ज्यादा महारानी मत बन। कपड़े खरीदने के बाद रवि काजल को लेकर एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है। भाई साहब, इसके हाथ पैर पर जो लाल निशान है ना, इन्हें 2 दिन में गायब करने वाली कोई क्रीम दे दो। लेकिन भाई साहब, ये सिर्फ मच्छरों के निशान नहीं लग रहे, कुछ चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर, तू है या मैं? जितनी दवा मांगी है उतनी दे, ज्यादा ज्ञान मत बांट। दुकानदार डर जाता है। वो तुरंत क्रीम निकालकर रवि को दे देता है। सुन, पूरे शरीर पर ये क्रीम लगा लेना। जब अग्रवाल परिवार आएगा तब तो किसी बड़े घर की संस्कारी लड़की दिखनी चाहिए, कोई अनाथ नौकरानी नहीं। घर लौटने के बाद काजल घर के एक कोने में बैठ जाती है। कांपते हाथों से वो अपने जख्मों और मच्छरों के निशानों पर क्रीम लगाने लगती है। उसके मन में डर, बेचैनी और अनगिनत सवाल हैं। क्या सच में मेरी जिंदगी बदल जाएगी, या ये शादी भी मेरी जिंदगी में एक नया दुख लेकर आएगी? 2 दिन बीत चुके हैं। आज सुबह 11 बजे गांव से राम स्वरूप जी और सावित्री देवी शहर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ मोहनलाल अग्रवाल, उनकी पत्नी सुमित्रा अग्रवाल और उनका बेटा अर्जुन हॉल में बैठे हुए हैं। धर्मपाल सिंह और शारदा देवी हाथ जोड़कर मेहमानों की खातिरदारी कर रहे हैं। आइए आइए मोहनलाल जी, हमारे बड़े भाग्य हैं कि आप हमारे घर आए। हमारी काजल तो साक्षात लक्ष्मी है, सुबह से आपके लिए पकवान बना रही है। तभी काजल नई चप्पल और नया सूट पहनकर ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर हॉल में आती है। उसके चेहरे पर अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं काजल से अकेले में थोड़ी बात करना चाहूंगा। कुछ देर बाद अर्जुन और काजल कमरे में अकेले बैठे हैं। बाहर खिड़की के पास रवि खड़ा होकर काजल को लगातार घूर रहा है। काजल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मुझसे डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। क्या तुम इस शादी से खुश हो? तुम्हारी अपनी मर्जी है ना? काजल के मन में तूफान चल रहा है। अगर मैंने ना कहा तो बड़ी मम्मी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, और अगर हाँ कह दिया तो शायद इस नरक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मेरी तरफ से इस शादी के लिए हाँ है। अर्जुन उसकी सादगी और सहमी हुई आंखों को देखता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। मुझे रिश्ता मंजूर है। पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ समय बाद शहर के एक मैरिज हॉल में शादी का समारोह आयोजित किया जाता है। मंडप सजा हुआ है। चारों तरफ रोशनी और शहनाइयों की मधुर आवाज गूंज रही है। अर्जुन काजल के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, फिर उसकी मांग में सिंदूर भरता है। 7 फेरे पूरे होते हैं और दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। विदाई से ठीक पहले, लेकिन शादी खत्म होते ही विदाई से ठीक पहले धर्मपाल सिंह और शारदा देवी काजल को एक कोने वाले कमरे में ले जाते हैं। धर्मपाल सिंह के हाथ में गांव की जमीन के कागजात हैं। चल काजल, बहुत बड़े घर की बहू बन गई ना तू। अब चुपचाप यहाँ अंगूठा लगा। ताऊ जी, ये क्या है? ज्यादा सवाल मत पूछ। गांव की सारी जमीन हमारे नाम कर। अगर 1 सेकंड भी देर की तो तेरे पति को यहीं खत्म कर दूंगा। तापते हाथों से काजल उन कागजात पर अंगूठा लगा देती है। ये लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कागजात हाथ में आते ही दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। बाहर पहुँचते ही वही लोग दिखावटी आंसू बहाकर काजल की विदाई करते हैं।
लेकिन काजल की आंखों में एक भी आंसू नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये घर कभी अपना था ही नहीं। कुछ देर बाद काजल अर्जुन के साथ नई जिंदगी की ओर रवाना हो जाती है। रात के 10:30 बज रहे हैं। शहर के प्रतिष्ठित अग्रवाल निवास के बाहर पूरा परिवार नई बहू के स्वागत के लिए खड़ा है। मुख्य द्वार रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ है। दरवाजे पर फूलों की झालरें लटक रही हैं। सुमित्रा अग्रवाल हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी हैं। उनके सामने चावल से भरा एक सुंदर तांबे का कलश रखा है। उसके पास ही कुमकुम के पानी की थाली रखी हुई है। काजल लाल जोड़े में घूंघट निकाले खड़ी है। नजर न लगे मेरी बहू को। आओ बेटा। सुमित्रा अग्रवाल, अपने दाहिने पैर से इस कलश को हल्के से आगे बढ़ाओ। सुमित्रा अग्रवाल, और फिर घर में प्रवेश करो। काजल के हाथ कांप रहे हैं। हे भगवान, बड़ी मम्मी हमेशा कहती थी कि मैं मनहूस हूँ। जहाँ जाऊंगी वहाँ अमंगल होगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो क्या ये लोग भी मुझे मारेंगे? कुछ देर बाद काजल अर्जुन के कमरे में पहुंचती है। कमरा बहुत सुंदर और सलीके से सजाया गया है। एसी की ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल रही है। एक बड़ा मखमली बेड रखा हुआ है। उस पर साफ सुथरी चादर और मुलायम तकिए लगे हैं। लेकिन काजल बेड पर बैठने की बजाय कमरे के एक कोने में फर्श पर बैठ जाती है। वह घुटनों में सिर छिपाकर चुपचाप बैठी रहती है। डर के कारण उसने ना तो एसी छुआ है और ना ही कमरे की कोई चीज। तभी अर्जुन कमरे में प्रवेश करता है। अरे, तुम यहाँ फर्श पर क्यों बैठी हो? और इतनी गर्मी में एसी बंद क्यों कर रखा है? देखो, तुम पूरे पसीने से भीग गई हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके इतने महंगे बेड को गंदा नहीं करना चाहती थी। मुझे यही फर्श पर सो जाने दीजिए। मैं कोई आवाज नहीं करूंगी। बस मुझे मारिएगा मत। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि कोई लड़की इतनी डरी हुई कैसे हो सकती है। जाओ, पहले फ्रेश होकर आओ। काजल धीरे धीरे बाथरूम में जाती है। उसने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर बाथरूम कभी नहीं देखा था। ठंडे पानी की फुहार उसके चेहरे पर पड़ती है। कई दिनों बाद उसे सुकून का एहसास होता है। कपड़े बदलकर जब वह बाहर आती है, तब एसी की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। आ गई। आज बहुत गर्मी थी ना? अच्छा हुआ तुमने कपड़े बदल लिए। आओ, अब आराम से सो जाओ। क्या सच में मैं इस पलंग पर सो सकती हूँ? बिल्कुल। अब ये कमरा तुम्हारा भी है। काजल धीरे से बेड पर लेट जाती है। उसके मन में मायके की दर्दनाक रातें घूमने लगती हैं। अंधेरी कोठरी, मच्छर, भूख, मारपीट, अपमान, और फिर वह वर्तमान को देखती है। ठंडी हवा, मुलायम बिस्तर, सम्मान, सुरक्षा। वर्षों बाद पहली बार काजल बिना किसी डर के सो जाती है। अगले दिन सुबह के 10 बज चुके हैं। अचानक कमरे में रखी घड़ी का अलार्म बजता है। अलार्म सुनते ही काजल घबराकर उठ बैठती है। हे भगवान, मैं इतनी देर तक सो गई। अब क्या होगा? अब मेरी पिटाई होगी। बड़ी मम्मी को पता चल गया तो? घबराहट में काजल रोने लगती है। वो अपना सिर पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी सारा काम कर दूंगी। उसकी आवाज सुनकर सुमित्रा अग्रवाल, पूजा और रोहित कमरे में आ जाते हैं। काजल तुरंत बेड से उतरती है। वो सुमित्रा अग्रवाल के पैरों में गिर जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं देर से उठी हूँ। मुझे थप्पड़ मत मारिए। मुझे धूप में मत खड़ा कीजिए। मेरे बाल मत खींचिए। मुझे छत पर मत भेजिए। ये सुनकर सुमित्रा अग्रवाल की आंखें भर आती हैं। अरे मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। यहाँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम इस घर की बहू ही नहीं, बेटी हो। बिल्कुल भाभी, हमारे घर में तो कोई सुबह जल्दी उठता ही नहीं। आप जितना चाहे सो सकती हैं। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। काजल धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है। उसके चेहरे पर
अभी भी झिझक और डर साफ दिखाई दे रहा है। वह रसोई के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी हो जाती है। अंदर सुमित्रा अग्रवाल गरम गरम पोहा बना रही हैं। साथ ही चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। अरे काजल बेटा, आ गई तुम? चलो पहले गरम गरम पोहा खाओ और ये चाय भी पी लो। मायके में अगर रात को जरा सी भी देर से सो जाती थी तो सुबह 4 बजे ही मुझे लात मारकर जगा दिया जाता था। कहते थे कि मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, पहले काम कर फिर खाना मिलेगा। सुमित्रा अग्रवाल का दिल भर आता है। बेटा, वो सब अब खत्म हो चुका है। उन काली रातों को भूल जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ उजाला होगा। सुमित्रा अग्रवाल अपने हाथों से काजल को पहला निवाला खिलाती हैं। काजल की आंखें फिर नम हो जाती हैं। नाश्ता खत्म होने के बाद पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा है। टेबल पर मोबाइल रखा हुआ है। गांव से राम स्वरूप जी और सावित्री देवी वीडियो कॉल पर जुड़े हुए हैं। राम स्वरूप जी, कैसी है मेरी बिटिया? ससुराल में सब ठीक है ना? जी दादाजी, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। मुझे मखमली बिस्तर पर सुलाते हैं, एसी वाले कमरे में रखते हैं। यहाँ कोई मुझे डांटता नहीं। मायके जैसी तकलीफ यहाँ नहीं है। राम स्वरूप जी और सावित्री देवी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सावित्री देवी, बेटा, मायके जैसी तकलीफ से तुम्हारा क्या मतलब है? दादी, जब मम्मी पापा नहीं रहे थे और मैं ताऊ जी के घर आई थी, तब से लेकर शादी की आखिरी रात तक मुझे कभी चैन से सोने नहीं दिया गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मुझे कोठरी में बंद किया जाता था। मच्छरों के बीच रातें गुजारनी पड़ती थीं। भूखा रखा जाता था, मारा जाता था और विदाई वाले दिन भी जबरदस्ती जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवाया गया था। ये कहते कहते काजल फूट फूट कर रोने लगती है। वो उठकर कमरे के अंदर चली जाती है। सावित्री, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। उन लोगों ने हमसे झूठ बोला। राम स्वरूप जी और सावित्री देवी सीधे धर्मपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। शारदा देवी आंगन में बैठी सब्जी काट रही हैं। धर्मपाल सिंह चारपाई पर बैठा हुआ है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने अपनी पोती तुम्हारे भरोसे छोड़ी थी और तुमने उसकी जिंदगी नरक बना दी। वो आपको हमारे खिलाफ भड़का रही है। तभी शोर सुनकर पड़ोस की कमला चाची दीवार के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। जेठ की तपती गर्मी हो या कड़कड़ाती सर्दी, ये लोग काजल को रात भर घर से बाहर खड़ा रखते थे। वो बच्ची हाथ में तकिया लेकर रोती रहती थी और ये लोग अंदर एसी में सोते थे। मच्छर उसे काटते रहते थे, लेकिन इन्हें कभी दया नहीं आई। कमला चाची की बात सुनकर राम स्वरूप जी का खून खौल उठता है। राम स्वरूप जी तुरंत अपना मोबाइल निकालते हैं। वो मोहनलाल अग्रवाल को फोन लगाते हैं। समधी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पोती को हमने भेड़ियों के बीच छोड़ दिया था। उसकी हर रात दर्द में गुजरी है। अब वो आपके भरोसे है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर मायके की उसकी हर रात दर्दनाक थी, और अग्रवाल परिवार वादा करता है कि उसकी हर आने वाली रात खुशियों से भरी होगी। राम स्वरूप जी की आंखें भर आती हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि उनकी पोती सचमुच सुरक्षित हाथों में है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि धर्मपाल सिंह और शारदा देवी का लालच अभी भी जिंदा था और जल्द ही वे एक ऐसी हरकत करने वाले थे जो उन्हें सीधे जेल तक पहुंचा देगी। मोहनलाल अग्रवाल ने जो वादा राम स्वरूप जी से किया था, उसे पूरे अग्रवाल परिवार ने निभाया। मायके की दर्दनाक रातें अब काजल की जिंदगी से धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। उसकी जगह अब हंसी, प्यार और अपनापन ले रहा था। लॉन्ग ड्राइव वाली रात के 11 बज रहे हैं। पूरा अग्रवाल परिवार शहर की सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला हुआ है। गाड़ी के अंदर एसी की ठंडी हवा चल रही है।
बाहर जून की गर्म रात है। काजल, गाड़ी का एसी थोड़ा कम कर दूं क्या? कहीं ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही? नहीं अर्जुन जी, रहने दीजिए। मायके में गर्मियों की रात को ताई जी मुझे घर से बाहर निकाल देती थी। मैं मच्छरों के बीच पूरी रात तड़पती रहती थी। आज इस ठंडी हवा में बैठकर लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ। और आज की रात खास है। आज सब मिलकर केसर पिस्ता आइसक्रीम खाएंगे। कुछ दिनों बाद पूरा अग्रवाल परिवार एक बड़े मंदिर में दर्शन करने पहुंचा। सभी लोग मंदिर के अंदर पंडित जी से बात कर रहे थे। काजल हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर परिसर के एक कोने में खड़ी थी। अचानक तभी पीछे से 3 परछाइयां उसकी तरफ बढ़ती हैं। वे थे धर्मपाल सिंह, रवि और सोनू। ताऊ जी, बहुत उड़ रही है ना तू। तेरे दादा दादी ने हमारे घर आकर तमाशा किया। अब चुपचाप इन कागजों पर साइन कर। धर्मपाल सिंह नई संपत्ति के कागजात काजल के सामने फेंक देता है। नहीं ताऊ जी, मैं साइन नहीं करूंगी। वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है। धर्मपाल सिंह गुस्से में काजल का गला पकड़ लेता है। काजल की पूजा की थाली नीचे गिर जाती है। बचाइए, कोई बचाइए। अर्जुन की एंट्री। तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजती है। अर्जुन दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। उसके पीछे मोहनलाल अग्रवाल, सुमित्रा अग्रवाल और बाकी परिवार भी आ जाता है। धर्मपाल सिंह, मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मोहनलाल अग्रवाल, शर्म नहीं आती? एक लड़की को उसकी संपत्ति के लिए मारना चाहते हो? ये हमारा पारिवारिक मामला है। नहीं, अब ये कानून का मामला है। तभी मंदिर के मुख्य द्वार से पुलिस अंदर आती दिखाई देती है। पुलिस इंस्पेक्टर, धर्मपाल सिंह, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। जबरदस्ती संपत्ति हड़पने की कोशिश, जरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश। पुलिस रवि और सोनू को भी जीप में बैठा देती है। धर्मपाल सिंह, रवि और सोनू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन काजल को हनीमून के लिए पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में लेकर जाता है। एक शांत नदी के किनारे लग्जरी टेंट लगा हुआ है। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच काजल पहली बार अपनी जिंदगी को पूरी तरह खुलकर जी रही थी। मायके की अंधेरी और दर्दनाक रातें अब हमेशा के लिए पीछे छूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन और काजल हनीमून से वापस लौट आते हैं। अब काजल पूरी तरह इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। जहाँ कभी वह हर पल डरी सहमी रहती थी, वहीं अब उसके चेहरे पर मुस्कान रहने लगी थी। इस दुनिया में हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, और काजल की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। दोस्तों, अगर किसी बच्चे, अनाथ रिश्तेदार या परिवार के किसी कमजोर सदस्य के साथ अन्याय होता है, तो क्या परिवार और समाज का कर्तव्य नहीं बनता कि उसके लिए आवाज उठाए? अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और नए संदेश के साथ।